तो ये कर रहे थे हम सॉल्व प्रॉब्लम्स हमने 7, 8, 9 तक कर लिए थे हमने, है ना। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स के 7, 8 और 9 तक हम कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। ये दिया है गिवन एन एनडी एरे पी, पी दिया है आपको एज 1 2 3 4। राइट कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट हैविंग बार फॉर पी एंड पी रेज़ टू द पावर 2 ना। ये जो आपका रहता है ये इसमें क्या करेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे वो कर देगा, है ना। टू में टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। एंड अनदर बार फॉर पी, पी वर्सेस पी इंटू टू, ब्लू कलर में है। अज्यूम दैट द लाइब्रेरीज हैव बीन इम्पोर्टेड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया आपको, पी लेना है, फिर उसको एक्सपोनेंट करके यहाँ पे शो करना है, दूसरा उसका बार, फिर एक और पी लेना है, फिर उसका दूसरा बार, इस तरह से यहाँ पे शो करवाना है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसको इसको देख रहे हैं हम। सॉल्व प्रॉब्लम्स में है 10। बस तो ये आपने ले लिया मेटप्लॉटलिब, है ना, इंपोर्ट करा आपने, नमपाई को इंपोर्ट कर लिया। फिर एक एरे आपसे बोला गया है 1 2 3 4, तो आपने एक एरे बना लिया पी इक्वल नमपाई एरे 1 2 3 4। ये आपको दिया हुआ था यहाँ कि 1 2 3 4 लें एनडी एरे में। ये देखिए, अगर आप इंपोर्ट नमपाई एज एनपी नहीं लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, फिर नमपाई डॉट एरे मेथड और 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक आपका पी हो गया, और ये आपका आ गया यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में, यहाँ पे आ गया, और एक यहाँ पर पी इंटू टू हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से आपने कर लिया। ये मल्टीपल बार के हम बना ही चुके हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। ये ये इस तरह से आपका बन के आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फॉलोइंग कोड, इसमें देखकर आपसे पूछने का नहीं था क्योंकि पूरा प्रोग्राम जैसा हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कोड इज प्लॉटिंग द डिजायर्ड ग्राफ बट लेजेंड्स आर नॉट शोइंग डिस्पाइट गिविंग द लेजेंड ऑफ पाई प्लॉट। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन, सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ कोड लिखा है आपके सामने, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स वाई, पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स जेड, और पी एल टी डॉट लेजेंड एल ओ सी इक्वल अपर लेफ्ट, ये लिखा है। लेकिन उसके बाद भी जो लेजेंड्स हैं वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं डिस्प्ले हो पा रहे हैं लेजेंड, वो बताना है उसमें कि लेजेंड क्यों नहीं डिस्प्ले हो पा रहे हैं। तो ये बताएंगे सबसे पहले अभय, अल्फ़ाबेटिकली अभय का नाम सबसे पहला आता है। तैयार आ करो अभय, है ना। ये बताओ, यहाँ पे ये कोड लिखा है और आपने ये कोड भी लिखा है, आपने लेजेंड को डिस्प्ले भी करवाया, लेकिन आपको ये बताया गया है कि लेजेंड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तब भी क्यों नहीं हो रहा है। शायद नहीं आ रहा आंसर ना। नेक्स्ट आ जाएगी अखिलेश्वरी। हाँ, अखिलेश्वरी तुम बताओ। सर इसमें लेबल्स मिसिंग है। लेबल्स मिसिंग है ना, लेबल कहाँ पे लिखने थे हमें। अ, ये जहाँ पे एक्स कोमा वाई लिखा है वहाँ पे। हाँ, एक्स कोमा और वाई लिखा है, मतलब इनसाइड प्लॉट फंक्शन एक्स कोमा वाई कोमा फिर करके आपको वहाँ पे लिखने थे लेबल, वो नहीं लिखे, इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है वो, है ना। देखिए इसे लिखना था यहाँ पे, लेबल इक्वल वाई डेटा, लेबल इक्वल जेड डेटा, इस तरह से लिखना था, जो कि नहीं लिखा है उसमें। नहीं लिखा है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पे, है ना। ठीक है, ये अब ये लिखा है तो यहाँ पे दिखाई देने लगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाता है अगर लिख रखा हो तो।
ना इसको हटा दें, ये आपने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब रन करेंगे आप, अब ये हट गए, यहाँ से हट चुके हैं। ये मिस्टेक वहाँ पे कर रखी है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया व्हाट कुड बी द रीज़न, तो रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सजेस्ट ए सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इतना बताया है कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप उसके आगे सजेशन भी देंगे, उसका मतलब कोड लिख के सजेशन देंगे, तो आपको फिर 1 मार्क्स का और मिलेगा। ऐसे करके 2 मार्क्स मिलेंगे टोटल। अदरवाइज आप सोचेंगे कि आप राइट करके आए, लेकिन मार्क्स आपको 1 ही मिलेगा, 2 में हाफ मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखें, है ना। 50% मार्क्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है इस चैप्टर का ये, ठीक है। टाइप सी में आपकी बुक में दिया हुआ है। और भी क्वेश्चन दिए हैं, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, क्योंकि अब सब क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते हैं बैठ के ना। तो आप लोग अपनी बुक में से प्रैक्टिस करते रहें, जो नहीं आ रहा है वो पूछें। देखिए, आप बुक में से प्रैक्टिस करें, नहीं आए वो पूछें। अगर आप ऐसे रहेंगे कि सर पढ़ा रहे हैं वही करेंगे, तो फिर ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा कुछ नया ही होता है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी, बुक में से करते रहें, नहीं आए वो पूछें, है ना। आपको यहाँ दिया है एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो यहाँ दिया है लाइब्रेरीज हैव बीन इंपोर्टेड ऑलरेडी एंड पीएलटी इज द एलियास नेम फॉर द मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। यहाँ पे आपको 3 कोड दिए, यहाँ पर ए, बी एंड सी, ठीक है। हालांकि सी ये स्केटर फंक्शन दिया जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ लिख दिया है मैंने उसको। और अब आपसे बोला गया है विल एनी कोड प्रोड्यूस एरर, वाई एंड वाई नॉट। तो आपको ये बताना है देख करके कि क्या ए, बी या सी में कोई कोड एरर प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, ये आपको बताना है। अमन। यस सर। हम्म, सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, चलो। ए में भी नहीं करेगा, बी में भी नहीं करेगा, सी में भी नहीं करेगा। हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस है स्केटर वाला, लेकिन फिर भी सी वाले में एरर आएगी। उसका कारण बता दूं मैं। यहाँ पे क्या है कि एक्स कोमा, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई। वाई वाई नाम का यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पर है ही नहीं, एक्स और बी है। आपने एक एक्स बनाया और एक क्या बनाया, बी बनाया। तो यहाँ बी हो सकता था, वाई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इस कारण से एक एरर यहाँ पे देगा ये, ठीक है। ये हमारा ये प्लॉटिंग वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। प्लॉटिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। और इसमें हमने आज ही वापस से होमवर्क दिया, यही बता दें कि आज वापस से आप होमवर्क दे चुके हैं। आपके व्हाट्सएप पर भी है और आपके गूगल क्लासरूम में भी है ना। वो प्लॉटिंग वाले चैप्टर से ही है, तो उस होमवर्क को करें ना। उनमें आपके पीछे के अनसॉल्व वाले क्वेश्चन हैं, उसमें छोटे छोटे से हैं, उनको करें उन क्वेश्चंस को। एक यहाँ पे एक एरर मैसेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, नो हैंडल विद लेबल्स फाउंड टू पुट इन द लीजेंड। ये कब आता है ये एरर मैसेज, जब आप वहाँ पर अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था ना, उसमें हमने लेबल्स नहीं दिए थे प्लॉट एक्स वाई में, इस कारण से ये एरर मैसेज आ रहा है ना। और अब हमारा ये है, अभी तक जो हमने जो पढ़ा है, जो भी है ना, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसके अनुसार अब हमारा देखिए सिलेबस, यहाँ पर हम आ जाते हैं। एक बार सिलेबस पे भी नज़र कर लें एक बार, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं। रिवाइज्ड सिलेबस है हमारा, रिवाइज में आ गए हम। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा डेटा एंडिंग यूजिंग पांडास। इसमें हमने डेटा सीरीज पढ़ लिया, डेटा फ्रेम पढ़ लिया, ठीक है। और डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ लिया, है ना। और इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं डेटाबेस यूजिंग क्वेरी एसक्यूएल, ये पढ़ चुके हैं हम। जो हमारा लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम पे हमने पढ़ लिया था इसको, ठीक है। और अब ये पूरे डेटा हैंडलिंग वाले पार्ट में एक यहाँ पे बच्चा है आपका इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम, जो वाला बच्चा है आपके पास में ना, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स।
इसमें से भी कुछ चीज़ हट गई है, वो क्या हटा वो भी मैं बता दूं आपको। यहाँ पे क्या हटाया इन्होंने इसमें से भी, यहाँ पे हटाया गया है क्लास 12। हाँ ठीक है, क्लास 12 में यहाँ पे देखिए ये लाइन, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड पांडास। मतलब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, एक तो सीएसवी फाइल के थ्रू करना था और एक माई एसक्यूएल डेटाबेस के थ्रू भी करना था। तो ये माई एसक्यूएल वाला पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया है उन्होंने। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पहले आप पाइथन के और माई एसक्यूएल के बीच भी करते थे, उस चीज़ को इन्होंने भी यहाँ से हटा दिया सिलेबस से। अब खाली सीएसवी वाला फाइल वाला पार्ट रह गया आपके पास सिलेबस में। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, चैप्टर 4 है आपकी बुक में, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स ओब्लिक माईएसक्यूएल एंड पांडास। चैप्टर का नाम तो वही है, माईएसक्यूएल अलग इसमें हट चुका है ना। तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स माईएसक्यूएल एंड पांडास। तो इसमें आपको बताया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास कुछ डेटा है ना, उस डेटा को आप डेटा फ्रेम में लेकर के आ सकते हैं, पांडास के डेटा फ्रेम में लेकर के आ सकते हैं। कहाँ से लेके आ सकते हैं? अगर आपके पास कोई सीएसवी फाइल है। सीएसवी फाइल क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लेके आ सकते हैं। मतलब आपने कुछ डेटा बना लिया है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पर। जैसे एम एस एक्सेल है, एम एस एक्सेल में भी आप एक फ़ाइल बना सकते हैं और उसको सीएसवी फॉर्मेट में सेव करके और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम में लेकर के आ सकते हैं उसको। तो आसानी होती है क्योंकि आप एक्सेल वगैरह में तो स्पीड में टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने कुछ बहुत बड़ा डेटाबेस बना रखा है, कुछ टाइप कर रखा है, तो आप उसको अपने डेटा फ्रेम में आसानी से लेके आ सकते हैं ये। तो डेटा इंटरचेंज के लिए बहुत मतलब अच्छा यूज़ होता है इसका। और बहुत सारी ऐसी साइट है, जैसे गवर्नमेंट की, ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, वहाँ से हम कुछ डेटा डाउनलोड करते हैं तो सीएसवी फॉर्मेट में ही आता है। सीएसवी फॉर्मेट इसके लिए होता है, एक एक्सएमएल होता है ना। ये सीएसवी फॉर्मेट भी इसीलिए कि डेटा इंटरचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होता है इसको एक बार हम थोड़ा सा और देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें? वी शैल लर्न हाउ टू ट्रांसफर डेटा टू और फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल क्या है? डॉट सीएसवी करके आप सेव कर देंगे उसको एक्सटेंशन नेम में। इज़ ए फॉर्मेट दैट स्टोर डेटा इन कॉमा सेपरेटेड फॉर्म। जो आपका डेटा होगा वो कॉमा के फॉर्म में और सेपरेटेड होगा ना। इसको आप बोल सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। फॉर्म इनटू ए डेटा फ्रेम आल्सो टू फॉर्म अ डेटाबेस टेबल फॉर्म इनटू ए डेटा फ्रेम। आप क्या कर सकते हैं कि CSV फाइल से डेटा को डेटा फ्रेम में ला सकते हैं, या फिर आपके डेटाबेस से भी आप लेकर के आ सकते हैं। मतलब MySQL से भी डेटा फ्रेम में डेटा को लेकर के आ सकते हैं। MySQL क्योंकि आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा था आपने, तो MySQL का यूज़ आपको मालूम है। टू इट इज़ यूज टू मैनेज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस। तो अब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटाबेस है MySQL के टेबल्स में, तो आप उसको भी अपने डेटा फ्रेम में लेकर के आ सकते हैं और यहाँ लाके फिर आप क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ MySQL में भी हम कमांड चलाते हैं, सिंपल से कमांड होता है, वहाँ में कोई प्रोग्रामिंग या ऐसा कोई लॉजिक लगाने नहीं होता है ना, आसान है वो। लेकिन उससे ज़्यादा एनालिसिस की फैसिलिटी फिर आपको यहाँ पर मिलेगी पाइथन में। तो जो आपका MySQL का डेटा है उसको भी आप यहाँ पर लाकर डेटा फ्रेम में ला करके और फिर उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू और ज़्यादा एनालिसिस करवा सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं CSV फाइल्स। और फर्स्ट वन है यहाँ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन .CSV। .CSV का मतलब होता है कि आप कोई सी फाइल है उसको आप सेव करते हैं तो उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स लग जाते हैं। जैसे एक्सेल की फाइल होती है तो XLSW वहाँ पे लग जाता है, एक्सटेंशन नेम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो .CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम, इनके बीच का डेटा ट्रांसफर अभी हम पढ़ रहे हैं। द CSV फॉर्मेट रेफर टू अ टेबुलर डेटा दैट हैज बीन सेव्ड एज प्लेन टेक्स्ट वेयर डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो जो आप इसको सेव करते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब कोई फॉर्मेटिंग वार्मेटिंग नहीं होती है। जैसा भी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है। ये टेक्स्ट का डार्क ब्लू कलर है एकदम, ये डार्क ब्लू कलर है यहाँ पर, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज कुछ अलग है, फ़ॉन्ट चेंज कर रखे हैं, ये फॉर्मेटिंग है ना। और प्लेन टेक्स्ट मतलब सिंपली आप लिखेंगे, उसमें कहीं कुछ प्रकार का किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं होगी उसमें। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, आप कोई MS वर्ड का डॉक्यूमेंट टाइप नहीं कर रहे हैं कि मैं फॉर्मेटिंग करनी है ना। तो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ये रहता है एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय कॉमास।
अब यहाँ पे दिया आपको कंसीडर द फॉलोइंग टेबल विथ सम डेटा, तो आपको यहाँ पर कुछ दिया है एक टेबल। दिस टेबल कंटेन 3 कॉलम्स एंड 2 रोज, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और यहाँ लिख दिया आपने 101 अमित, और इस तरह से लिख दिया। और आफ्टर कन्वर्टिंग इन CSV फॉर्मेट, जब आप इसको CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फाइल इस तरह से दिखाई देगी। रोल नंबर के बाद कॉमा लग जाएगा, नेम के बाद कॉमा लग जाएगा, मार्क्स क्योंकि इसका लास्ट कॉलम है, इसके बाद कोई कॉमा नहीं है, ये आप नोटिस कर सकते हैं ना। फिर 101 अमित 98.8, या गया 102 नेहा 86.6, इसमें जो लास्ट कॉलम है उसके बाद कोई कॉमा नहीं होता है। तो इस तरह से ये फाइल बना सकते हैं। इस फाइल को कैसे बनाना है ये हम देख रहे हैं ना, CSV फाइल को। और क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे सेव कर रहे हैं, वहीं से हम उसका एड्रेस लिख के इंपोर्ट कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ, C ड्राइव में सेव करने जा रहा हूँ मैं, है ना। C ड्राइव ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। C ड्राइव में डेटा नाम का एक फोल्डर है, वो ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इस तरह का डेटा आपको बनाना है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, इस तरह से लिख के आपको बनाना है, ठीक है। तो आप ये डेटा बनाने जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ गए, न्यू, और MS एक्सेल को आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इस फाइल का नाम मैंने भी कुछ यहाँ टेस्ट या इस तरह का कुछ नाम रख दिया है। तो ये फाइल का नाम नहीं, नाम नहीं रख, रुक जाओ 1 मिनट, नाम रखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको, अभी हम इसको एक बार डिलीट ही कर देते हैं ना। ये हमने डिलीट कर दिया। यहाँ गए हम और एक्सेल को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, इस पर डबल क्लिक करके हमने ओपन कर लिया इसको, ये आ गया यहाँ पे। अब हमें जो बनाना है हमारे पास वो है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ हमने लिखा रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये लिख दिया हमने। रोल नंबर हो गया 1, नेम कुछ नहीं डाल दिया हमने, अमित, मार्क्स डाल दिए इसके 92.8, इस तरह से मार्क्स डाल दिए। रोल नंबर 2, ठीक है, विकास लिखा हमने, उसके भी कुछ मार्क्स डाल दिए हमने। और कोई रोल नंबर 3, ये लिख दिया, इसके कुछ मार्क्स डाल दिए हमने। अब ये इस तरह से एक्सेल में तो आपको वर्क करना आता है, आपने इस तरह से टाइप कर लिया है, ठीक है। अब आप जाएंगे फाइल में जाके आप करेंगे सेव एज। सेव एज में आपको कहाँ पे सेव करना है वो एक तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे इसमें सामने लिखा हुआ आ रहा है डेटा फोल्डर में, C ड्राइव में है डेटा फोल्डर, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। आपके कहीं नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ चले जाए, ब्राउज में चले जाएँ। आप ब्राउज में जाके आप यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा, इसमें आप PC में चले जाएँ। PC में चले जाएँ तो फिर आपको यहाँ नज़र आएगा आपकी ड्राइव, इसमें आप C ड्राइव में चले जाएँ। C ड्राइव में आपने क्या बनाया, डेटा नाम का फोल्डर बनाया, तो आप डेटा फोल्डर को ओपन कर लें। जब डेटा फोल्डर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डेटा, ठीक है। मतलब आप जो सेव करने जा रहे हैं वो डेटा फोल्डर में सेव होगा। अब मान लीजिए हमें इसका एक नाम देना है, तो हमने इसका एक नाम दे दिया यहाँ फाइल का, टेस्ट। सेव एज टाइप, यहाँ ध्यान से देखें, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में अब आपको यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिख रहे हैं, उसमें से आप यहाँ पर लेंगे CSV कॉमा डिलीमिटेड ना, ठीक है। डिलीमीटर है मतलब कि कॉमा के, डिलीमीटर क्या मतलब होगा, सेपरेट कर देगा उसको, ठीक है। और भी है CSV यहाँ, मैकिन्टोश, CSV MS DOS, आप ये वाले में ले लें ना, CSV कॉमा डिलीमिटेड, ये ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ गया सेव एज टाइप में इसके नीचे। अब आप यहाँ जाके करें सेव, आपको ऐसा मैसेज आएगा, सम फीचर्स इन योर बुक माइट बी लॉस्ट ना इफ़ यू सेव इन CSV फॉर्मेट। तो ये मैसेज आएगा ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मेट अलग हो गया है, MS एक्सेल का फॉर्मेट नहीं है ये। तो जो फीचर्स हैं जो उसके एक्सेल की फाइल पे होते हैं, एक्सेल की शीट पर होते हैं, वो इस पर अप्लाई नहीं हो पाएंगे सभी फीचर्स। तो भी आपको सेव करना है, CSV में आपने कर दिया यस, या आपने इसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव होगी फाइल। अब आप इसको यहाँ से कर दें क्लोज, क्रॉस पे जाएं, वापस से पूछ रहा है, वापस सेव कर दें एक बार ना, और यस रिप्लेस करना है, यस कर दिया, यस, ये फाइल आपकी क्लोज होगी। ये आपकी बन गई टेस्ट फाइल, ठीक है। आप देखें बहुत कम साइज दिखा रहा है यहाँ, 1 KB ना, जबकि एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का ही आइकॉन आपको 7 KB दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ 7 KB दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी यहाँ आपने लिख रखा है और ये बता रहा है 1 KB, ठीक है। ये फाइल होगी आपकी। आप इसकी राइट क्लिक करें या प्रॉपर्टी में आके देखेंगे आप, तो ये आपको बता देगा यहाँ
ये लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल CSV। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ ये CSV फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करें आप इस पर और ओपन करें, तो ये वापस एक्सेल में ही ओपन हो गई। ठीक है, और आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाएं आप ओपन विद नोटपैड में कर लें आप, तो ये नोटपैड में ओपन हो गई। नोटपैड में ओपन हो गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं नोटपैड में, इसका साइज थोड़ा बढ़ा दें और हम ये देखिए आप जो आपने हेडिंग लिखे थे वो आ गए और ये वैल्यूज आ गई और ये कॉमा के थ्रू सेपरेटेड हो गई है। तो इस तरह की फाइल आपकी बन जाएगी। मतलब ये कि कहीं आपने डेटा स्टोर कर रखा है तो आप उसको पाइथन में लेकर के आ सकते हैं और आपका डेटा परमानेंटली सेव हो जाएगा। अभी जो पाइथन में आप वर्क करते हैं या सिर्फ प्रोग्राम सेव होता है, डेटा थोड़ी सेव हो रहा है इसमें कहीं पर भी। लेकिन आप एक प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तब आपको ये करना है कि आपका डेटा कहीं पर सेव होते रहे। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लें कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ना, क्योंकि एक्चुअल में आपको 12th क्लास में एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा पाइथन, उसमें कहीं पर भी आपका डेटा कहीं पर भी सेव नहीं हो रहा है पाइथन में। पाइथन का सिर्फ प्रोग्राम फाइल सेव होती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे हम यहाँ पर जो करेंगे जो भी वर्क, ये एक्सेल की शीट में यहाँ पर सेव है, तो ये सेव है यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड फाइल में, वैल्यूज फाइल में। ठीक है, सेव है ये। इसको आप अपने पाइथन में भी लेकर के आ सकते हैं आसानी से, और यहाँ से जो भी आप लेंगे वो डेटा आपका डेटा फ्रेम का डेटा वापस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल में भी चले जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं, यहाँ से आप पाइथन में ला सकते हैं, पाइथन से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल में भी ले जा सकते हैं। तो आपका डेटा परमानेंटली सेव होगा और कुछ रिपोर्ट वगैरह आप जनरेट करना चाहें तो वो सब चीज़ें कर पाएंगे आप। इस पर्पज़ से इसको पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ही आप आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट कर पाएंगे। अगर इसको आपने ढंग से नहीं किया तो आप अपना इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, खुद नहीं बना पाएंगे और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए इसका प्रैक्टिकल अच्छे से कर लें ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। किसी कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो पूछें बेटा। चलिए, शायद कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लीव कर सकते हैं ना। और होमवर्क कर लें, अदरवाइज फिर मुझे लास्ट में घर पे फ़ोन लगाने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगी, ये ध्यान रख लें, है ना। मैं आज यही करने वाला था, फ़ोन लगाने वाला था, लेकिन एक मौका और दे दिया मैंने। चलिए बेटा, लीव कर सकते हैं। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।